फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या IFT क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द मौर्या IFT क्लासेस। आज इस वीडियो में हम जीएसटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कॉमन कैपिटल गुड्स पे यदि मिली हुई है तो उस कॉमन कैपिटल गुड्स की जो ITC है उसको आप किस तरीके से एलोकेट करेंगे और अपने जीएसटी रिटर्न में किस तरीके से उसको रिवर्स करेंगे, इसको हम इस वीडियो में आज डिटेल में समझने और सीखने वाले हैं। दोस्तों, इसकी जो डिस्कशन है, इसके जो रूल्स हैं वो सेक्शन 72 में मिलते हैं, साथ में रूल 43 को भी फॉलो करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, कॉमन कैपिटल गुड्स क्या होता है इसके बारे में हम वीडियो में आगे समझेंगे। बेसिकली कैपिटल गुड्स जो होता है वो एक एसेट्स की तरह होता है जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में खरीद करके लाता है, उसका इस्तेमाल करता है ताकि वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर सके। तो गवर्नमेंट को ये नहीं पता है कि आप जो एसेट्स खरीद के ले जा रहे हो वो एसेट्स आप क्या बिजनेस के लिए इस्तेमाल करोगे या अपने पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करोगे या एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए इस्तेमाल करोगे। ये तो आपकी अपनी ईमानदारी है कि आप यदि एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज़ करते हो या फिर पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो आप उस कैपिटल गुड्स की ITC लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपको क्या करना है, उस इन एलिजिबल ITC को कैलकुलेट करना है और अपने जीएसटी रिटर्न में उसे रिवर्स करना है। जो आपका ITC जेन्युइन बनता है उसे ही आपको क्लेम करना है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जब भी आप कोई भी कैपिटल गुड्स बाई करते हो तो आपको जो ITC मिलती है वो पूरे कैपिटल गुड्स पे मिलती है। अब उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर रहे हो ये आप जानते हो। तो फ्रेंड, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इससे हम कॉमन कैपिटल गुड्स की ITC को एलोकेट करने से पहले कुछ बेसिक कॉमन कैपिटल गुड्स की ITC को एलोकेट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको कि हमें समझना चाहिए ताकि आगे का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का एलोकेशन वो हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो पहला जो पॉइंट्स है वो है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स बेसिकली एसेट्स होता है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, फर्नीचर हो गया, जो कि एक बिजनेसमैन या एक ऑर्गेनाइजेशन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए करती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि स्टील के रॉड्स मैन्युफैक्चर करती है। तो उसको स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले तो बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्डिंग के बाद उसको प्लांट लगाना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे। इसके बाद जब ये स्टील मैन्युफैक्चर हो जाएगा तो उसको व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो व्हीकल के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह इस आयरन रॉड्स को पहुंचा सके। फ्रेंड्स, ये सारे जो एसेट्स हैं ये सब मिल करके कैपिटल गुड्स कहलाते हैं ताकि इस कैपिटल गुड्स का यूज़ करके स्टील का प्रोडक्शन हो सके। सर्विसेज के केस में हम देखते हैं कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक कंपनी है इंडिया में जो कि IT सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो TCS के ऑफिस में ये सारे कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं और कुछ सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल होंगे। तो जब TCS इन सारे कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके जो सर्विसेज वो सप्लाई कर रही है, ठीक है, तो ये सारा जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर है ये कैपिटल गुड्स कहलाता है। कैपिटल गुड्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं ITC ऑन कैपिटल गुड्स। तो क्लेमिंग द क्रेडिट ऑफ GST पेड ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल एटसेट्रा, ये जितने भी कैपिटल गुड्स आप परचेज कर रहे हो इस पे जो GST का पेमेंट कर रहे हो उसकी क्रेडिट को क्लेम करना, ठीक है। उसका जो पेमेंट आपने किया उसको क्लेम करना, उसकी क्रेडिट को क्लेम करना ITC कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन बेकरी का शॉप चलाता है और उसके पास केक वगैरह बनाने के लिए एक ओवन है, उस ओवन को उसने खरीदा हुआ है मार्केट से, उस पर उसने 25,000 रुपये की GST पे की हुई है। और ये जो ओवन है ये बेसिकली केक के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जब ये बिजनेसमैन इसकी क्रेडिट क्लेम करेगा, यानी 25,000 जो GST पे किया है उसकी क्रेडिट जब क्लेम करेगा तो वो क्रेडिट क्या कहलाएगी? इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगी।
जो कैपिटल गुड्स एक बिजनेसमैन खरीद के ला रहा है और उस कैपिटल गुड्स पे जो जीएसटी उसने पे किया है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जब वो क्लेम करता है तो यदि वो जीएसटी पोर्शन पे यदि डेप्रिसिएशन क्लेम करता है तो उसको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगी, वो क्लेम नहीं कर सकता है। तो आपको ये नोट करना है कि नो आईटीसी डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन जीएसटी पोर्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कॉमन क्रेडिट। दरअसल क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होता है वो जो कैपिटल गुड्स या एसेट्स खरीदता है या जो इनपुट्स वो खरीद के लाता है उसको वो क्या करता है कि बिजनेस पर्पस के लिए, एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये जनरल टेंडेंसी होती है क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पता है कि आप जो एसेट्स खरीद के ले जा रहे हैं उसको आप किस इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक है। तो बिजनेसमैन क्या करता है उस सेम एसेट्स को वो बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकता है या अपने पर्सनल यूज में ला सकता है। तो आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि आईटीसी इज ओनली अवेलेबल फॉर बिजनेस पर्पस। आप यदि उस कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल यदि बिजनेस पर्पस के लिए करते हो तो ही आप उस कैपिटल गुड्स पे आईटीसी क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज आप इनएलिजिबल हो आईटीसी क्लेम करने के लिए। हेंस नो आईटीसी इज अवेलेबल ऑन इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स विच इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। तो उस कैपिटल गुड्स को यदि आप पर्सनल पर्पस के लिए या एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि मिसेस अनीता जी हैं और ये एक फ्रीलांसर, डिज़ाइनर और ब्लॉगर हैं। इनके पास एक लैपटॉप है जो कि ये पर्सनल यूज़ के लिए इन्होंने ख़रीदा हुआ है, लेकिन इस लैपटॉप को क्या कर रही हैं कि अपने फ्रीलांसिंग वर्क और ब्लॉगिंग वर्क के लिए यूज़ कर रही हैं और साथ में पर्सनल यूज़ के लिए भी इस लैपटॉप का इस्तेमाल कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लैपटॉप इन्होंने ख़रीदा है और इस पर जो जीएसटी का इन्होंने पेमेंट किया है उस पर आईटीसी इनको कितना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि लैपटॉप की जो आईटीसी है, शी कैन क्लेम आईटीसी ओनली टू द एक्सटेंट इट इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। यानी कि इस लैपटॉप का इस्तेमाल जो वो अपने ब्लॉगिंग वर्क के लिए, फ्रीलांसिंग वर्क के लिए कर रही हैं, बस उतना ही तक इनको इस लैपटॉप पे आईटीसी मिलेगी। पर्सनल यूज़ के लिए जो कर रही हैं यूज़ लैपटॉप का, उस पर आईटीसी इनको नहीं मिलेगी। बेसिकली एक कॉमन कैपिटल गुड्स है जो कि कॉमन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब इसका जो आईटीसी है वो किस तरीके से एलोकेट होगा इसको हम आगे समझेंगे। एक और एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक अमूल की प्लांट लगी हुई है, आप देख रहे हैं, और इस प्लांट का इस्तेमाल अमूल क्या करता है कि मिल्क को प्रोडक्शन करने के लिए भी कर रहा है और साथ में अमूल चीज़ और अमूल की पनीर भी बन रही है इसी प्लांट में। तो ये प्लांट बेसिकली कॉमन यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये प्लांट अमूल के लिए कैपिटल गुड्स माना जाएगा क्योंकि इस प्लांट को इंस्टॉलेशन कराने में उन्होंने जो जीएसटी का पेमेंट किया है उसका आईटीसी यदि उन्हें क्लेम करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए मिल्क जो होता है वो बेसिकली एग्जेम्प्टेड सप्लाई होती है और जो चीज़ और ये पनीर है वो टैक्सेबल सप्लाई होती है। लेट सपोज कि इस प्लांट को इंस्टॉल कराने के लिए जीएसटी का पेमेंट 5 लाख रुपए पेमेंट किया गया है तो आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ओनली टू द एक्सटेंट सच प्लांट इज यूज्ड फॉर पनीर एंड चीज़। इस प्लांट का इस्तेमाल अमूल जो कि चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और पनीर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहा है, बस उतने ही आईटीसी ये क्लेम कर सकता है इस कैपिटल गुड्स पे। और जो ये प्लांट का इस्तेमाल ये मिल्क की प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं उस पर उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो इसका भी एलोकेशंस किस तरीके से करना है उसको हम आगे समझेंगे। कैपिटल गुड्स की आईटीसी को क्लेम करने के लिए चार्ट आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस चार्ट में हम समझेंगे कि यदि ये कैपिटल गुड्स ओनली फॉर पर्सनल यूज़ के लिए या ओनली फॉर एग्जेम्प्टेड सेल्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो आपको कोई भी आईटीसी इस कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगी, आप इनएलिजिबल हो। लेकिन यदि आप कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल केवल ओनली आप नॉर्मल टैक्सेबल सेल्स के लिए करते हो इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सेल्स या जीरो रेटेड सप्लाईज तो आपको इस कैपिटल गुड्स पे आईटीसी मिलेगी। और यदि आप इस कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल पार्टली फॉर पर्सनल एग्जेम्प्टेड या पार्टली फॉर नॉर्मल पर्पस या नॉर्मल सप्लाई या टैक्सेबल सप्लाई के लिए करते हो तो आपको आईटीसी मिलेगी, लेकिन आपको प्रोपोर्शनल बेसिस पे आईटीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा और उतना ही आपको आईटीसी मिलेगी, बाकी आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे नो आईटीसी इज अवेलेबल फॉर पर्सनल परचेजेस और फॉर कैपिटल गुड्स यूज्ड इन एग्जेम्प्टेड सेल्स। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यदि आप कोई भी
सामान अपने पर्सनल यूज़ के लिए या पर्सनल पर्पस के लिए खरीदते हैं अपने जीएसटी नंबर पर, तो आपको आईटीसी उस पर नहीं मिलने वाला है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और यदि आप कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल किसी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए आप कर रहे हैं तो उस पर भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। दिस विल बी इंडिकेटेड इन जीएसटीआर 3B शैल नॉट बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, विच मीन्स कि जो आप सामान परचेस करते हो अपने जीएसटी नंबर पे, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए हो चाहे एग्जेम्प्टेड सेल्स के लिए हो, वो तो अमाउंट आपके जीएसटीआर 2B से जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएगा। लेकिन जब आप उसकी क्रेडिट जब लेने जाते हो तो आपको पर्सनल परचेस और एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए, जो एग्जेम्प्टेड सेल्स के लिए जो आपने कैपिटल गुड्स पे जीएसटी पे की हुई उसकी आईटीसी आपको क्लेम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पर आईटीसी नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपको केवल टैक्सेबल सप्लाईज की ही आईटीसी अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेनी है। अब जैसे मान लीजिए परचेस ऑफ फ्रिज, ज्वेलरी, बाइक, मोबाइल एक्सेट्रा अंडर जीएसटीआईएन ऑफ द बिजनेस। अब कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और वो फ्रिज और ज्वेलरी, बाइक ये सब खरीद रहा है अपने बिजनेस के जीएसटीआई नंबर पे, तो उसको आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यदि उसको जीएसटीआर 3B में आईटीसी दिख भी रहा है तो उसे क्लेम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये गलत है। सेम चीज है कि दिस इज प्योरली फॉर पर्सनल पर्पस, नो आईटीसी कैन बी क्लेम्ड, दिस विल बी इंडिकेटेड इन जीएसटीआर 3B बट शुड नॉट बी क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आपको इन सब आइटम्स पे जीएसटी नहीं क्लेम करनी चाहिए, क्योंकि ये सब इनएलिजिबल की कैटेगरी में आता है। सेकेंड एग्जांपल है, मिस्टर अविनाश हैज परचेज अ स्मॉल फ्लोर मिल इन हिज ग्रोसरी शॉप टू ग्राइंड व्हीट ग्रेन्स टू फ्लोर्स। अब ये अविनाश जी का एक ग्रोसरी शॉप है और उसमें गेहूं वगैरह उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन वो उनके माइंड में एक आइडिया आया है कि इस गेहूं को क्यों ना मैं ग्रिंड करके एक आटा बना करके मैं बेचूं। ठीक है, और उन्होंने एक फ्लोर मिल खरीदा, तो ये जो अविनाश है उनके लिए फ्लोर मिल क्या हुआ, एक कैपिटल गुड्स हो गया। ठीक है, तो इस पे जो जीएसटी उन्होंने पे किया है उस जीएसटी को क्या ये क्लेम कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंस ही इज प्रोड्यूसिंग अनब्रांडेड फ्लोर। अब वो जो गेहूं को पीस करके वो आटा बना रहे हैं वो एक अनब्रांडेड फ्लोर है, क्योंकि वो खुले में उसको बेच रहे हैं और एक एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। तो यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स है ये एग्जेम्प्टेड सेल्स के लिए, एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज हो रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा कि यदि एग्जेम्प्टेड सेल्स के लिए यदि कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी जीएसटी उनको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, एज इट इज एन एग्जेम्प्टेड सेल्स हेंस ही कैन नॉट क्लेम एनी आईटीसी ऑन द जीएसटी पेड फॉर द मील के लिए जो जीएसटी उन्होंने पे किया है उस पर आईटीसी इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मील का इस्तेमाल वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे ऊपर, एलोकेशन ऑफ आईटीसी ऑन कॉमन कैपिटल गुड्स। यानी कि इन्होंने जो स्मॉल फ्लोर मिल खरीदा, इसके बाद यहाँ पे जो आपने अमूल का प्लांट देखा, ठीक है, और यहाँ पे मिसेस अनीता का जो लैपटॉप है, ये सब कॉमन कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आता है। तो इसको किस तरीके से एलोकेट करना है, हमें किस तरीके से एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की जो जीएसटी है, जो आईटीसी है, उसको किस तरीके से अलग करना है और उसको कैसे रिवर्स करना है, वो सब हम सीखने जा रहे हैं। कॉमन कैपिटल गुड्स की आईटीसी को एलोकेट करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट है कि द जीएसटी पेड फॉर द कैपिटल गुड्स विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो आप कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो, यदि आप उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए या एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए या बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसकी आईटीसी आपको जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगी, जीएसटीआर 3B में भी रिफ्लेक्ट होगी, तो उसकी क्रेडिट आपको दिखेगी वहाँ पर। लेकिन आपको क्या करना है, उसको सेपरेट करना है और रिवर्स करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि जीएसटी जो आपने पे किया है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपको दिखेगा, वो क्रेडिट किया जाएगा। जो एलिजिबल है बस वही क्रेडिट होगा, इनएलिजिबल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है, द यूजफुल लाइफ ऑफ सच कैपिटल असेट विल बी टेकन एज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। यानी जिस दिन आपने कैपिटल गुड्स परचेस किया जो कॉमन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ है, वो 5 साल केवल जीएसटी में मानी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा कैलकुलेशन होता है। अब हम यहाँ पे देखें मेथड ऑफ एलोकेशन। तो व्हेन द कैपिटल गुड्स बीइंग पार्टली यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड पार्टली यूज्ड फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इन दैट केस input tax credit on such capital goods shall be reversed as much as it is attributable to exempted supply। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो कैपिटल गुड्स आप खरीद के ला रहे हैं उसका इस्तेमाल आप टैक्सेबल सप्लाईज के लिए भी कर रहे हैं और साथ में एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए भी आप कर रहे हैं। तो इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इस कैपिटल गुड्स पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिवर्स हो जाएगा। कहाँ तक रिवर्स होगा? तो जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए जो आप कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हैं बस उतना ही पोर्शन आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। उतने पोर्शन के लिए आप इनएलिजिबल हो। यहाँ पे आपको फार्मूला फॉलो करना है। जैसे क्या होता है, कॉमन के इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स को ए से डिनोट किया जाता है, यानी ऐसा कैपिटल गुड्स जो कि दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है तो उसको ए से डिनोट किया जाता है। अब टोटल ऑफ कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ए, यानी कि इसमें कई सारे कैपिटल गुड्स आपके हैं, आपने एक जैसा, आपके हो सकता है कि कई प्रकार के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हो तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के एसेट्स आपको इंस्टॉल कराने पड़ते हैं। तो उन सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपको क्या करना, टोटल करना है और उसको टीसी के नाम से जानते हैं, यानी टोटल आईटीसी ऑन कॉमन कैपिटल गुड्स, ठीक है। यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स 60 मंथ्स मैंने अपने पहले बताया। अब क्या करना है, 60 मंथ्स तो आपको दिया जा रहा है लेकिन आपको उस महीने को की आईटीसी आपको निकालनी है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज पर, जो कि आपको रिवर्स करनी है। तो आपको क्या करना है, उस टोटल आईटीसी जो कॉमन कैपिटल गुड्स पे उसको आपको एक महीने में कन्वर्ट करना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अट्रीब्यूटेबल टू ए टैक्सेबल पीरियड टीएम, यानी कि एक महीने का या टैक्स पीरियड की जो आईटीसी हमें निकालनी है उसको टीएम के नाम से जानते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ टीएम निकलेगा कैसे, तो ये जो टीसी है इससे हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 60 का मतलब हुआ कि 5 साल, 5 साल का मतलब हुआ 60 मंथ्स। तो 60 मंथ्स को जब हम टोटल से डिवाइड करें तो एक मंथ की आईटीसी हमारी आती है कॉमन कैपिटल गुड्स पे, या कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारी आ जाती है एक महीने की। अब उस एक महीने से हम क्या करेंगे कि जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज पे जो आईटीसी हमारी अट्रीब्यूटेबल है, यानी कि उस कैपिटल गुड्स को जो हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतनी आईटीसी हमको निकालनी है, तो वो टीई के नाम से जाना जाता है। अब हमको कैलकुलेशन करना है कि टीई कैसे निकलेगा, तो ई अपॉन एफ इंटू टी आर बेसिकली यही टीएम का ही फॉर्म है क्योंकि इसमें रूल में कुछ चेंजेस किए गए थे। तो वेयर E इज इक्वल टू द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, यानी आपने टैक्स पीरियड में जिस मंथ में आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई की हुई है उस महीने का आपको एग्रीगेट वैल्यू लेना है, ठीक है। और उसके बाद F, जो यहाँ पे F दिख रहा है इसका मतलब हुआ कि टोटल टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी उस मंथ में उस रजिस्टर्ड पर्सन का टोटल टर्नओवर कितना है। और TR का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ टीएम, यानी यहाँ पे जो टीएम है इसका टोटल कितना हुआ उसको टीआर के नाम से हम जानते हैं। अब कॉमन कैपिटल गुड्स की जो आईटीसी है अब उसको हमें किस तरीके से एलोकेट करनी है, यानी कि जो कैपिटल गुड्स आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए इस्तेमाल किया उसकी उतने पोर्शन की आईटीसी आपको कैसे अलग करनी है, उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था अमूल वाला, ऊपर में हम इसी का एग्जांपल लेते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन हुआ तो मिल्क कितने में बिका, अमूल की पनीर और अमूल की चीज़ कितने में बिक रही है, उसका एक एग्जांपल हम लेके यहाँ पे समझेंगे। तो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पनीर एंड चीज़, यानी पनीर और चीज़ को सेल करने से इनको 70,000 रुपये का रेवेन्यू हो रहा है या टर्नओवर हो रहा है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, यानी मिल्क के जो प्रोडक्शन या उसके सेल पे 40,000 का टर्नओवर हो रहा है, टोटल टर्नओवर 1,10,000 हुआ। अब इस सप्लाई को करने के लिए क्या क्या कैपिटल गुड्स देखिए खरीदा जा रहा है। तो कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जो अमूल ने केवल पनीर और चीज के लिए ही खरीदा होगा, ठीक है। तो उस पर उसने 2,000 रुपये का जीएसटी पे कर रखा है। और कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कुछ कैपिटल गुड्स या एसेट्स ऐसे होंगे जो एक्सक्लूसिवली मिल्क के प्रोडक्शन में ही इस्तेमाल होते होंगे, तो उसको जब इन्होंने परचेस किया तो उस पर 1800 की जीएसटी पे करी। कैपिटल गुड्स यूज फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि यहाँ पे जो आपको मैंने प्लांट दिखाया था ऊपर में, ये जो प्लांट है अब इस प्लांट का इस्तेमाल क्या हो रहा है कि
मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी हो रहा है और साथ में अमूल की चीज़ और पनीर बनाने के लिए हो रहा है। तो इस पे इन्होंने कितना जीएसटी पे कर रखा है, तो यहाँ पे 4200 रुपये का जीएसटी इन्होंने पे कर रखा है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेट आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो सबसे पहले हमको आईटीसी निकालना है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा, और रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B में आपको किस तरीके से आईटीसी को रिवर्स करना है। तो सबसे पहले आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, पहले ये हम निकाल लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जो कैपिटल गुड्स आप एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उसकी तो जीएसटी आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि जो पनीर और चीज़ बनाने के लिए जो आपने एसेट्स खरीदा है उस पर जो जीएसटी आपने पे किया उसकी तो आईटीसी आपको 2000 रुपये पूरा मिल जाएगा। साथ में जो आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाईज के लिए कैपिटल गुड्स लिया उसकी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी, जैसा हमने ऊपर भी डिस्कस किया। अब ये जो कैपिटल गुड्स यूज हो रहा है टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों के लिए, इसकी भी आईटीसी आपको मिलेगी। ये आईटीसी आपको जीएसटीआर 2B में दिखेगा। तो टोटल तो 6200 रुपये की आपकी आईटीसी वहाँ पे दिखेगी। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन से आपको जो एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाईज के लिए जो कैपिटल गुड्स यूज हो रहा है उसकी आईटीसी आपको सेपरेट करनी है और जीएसटीआर 3B में उसे रिवर्स करना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास केवल एक ही जो है आईटीसी दिख रही है, कॉमन कैपिटल गुड्स, ठीक है, उस पे जो आईटीसी एक ही है। तो इसलिए टीसी हमारा जो टीसी है वो हमारा हो जाएगा ये टोटल आईटीसी। तो टीसी इक्वल टू हो गया 4200 और टीएम जैसा मैंने बताया कि जो कैपिटल गुड्स होता है उसका जो यूजफुल लाइफ होता है वो 5 साल ही होता है। 5 साल मतलब 60 मंथ्स। तो हमें क्या करना है, टीएम निकालना है। तो 4200 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो 70 हमारा टीएम आ गया, ठीक है। टीएम मतलब हुआ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन मंथली बेसिस। तो मंथली बेसिस पे हमारा 70 रुपये आ गया, ठीक है। अभी 70 रुपये में कितनी आईटीसी एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है, मतलब कितना एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे एप्लीकेबल है वो आईटीसी हमको निकालनी है। तो उसके लिए फार्मूला हमने ऊपर बताया है E/F इंटू TR, जो कि E हमारा है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का टर्नओवर जो कि 40,000 रुपये है। ऊपर आपने देखा हुआ है यहाँ पर ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई का टर्नओवर 40,000 है। और इसके बाद टोटल टर्नओवर 1,10,000 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1,10,000। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000 इंटू 70 करेंगे इक्वल टू 25.45। ये हमारा आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाईज आएगा, यानी टीई आएगा। यही अमाउंट आपको रिवर्स करनी है। और यदि आपने मान लीजिए कि आपने पूरी आईटीसी क्लेम कर ली किसी मंथ में और आपको बाद में पता चला कि नहीं हमने गलती की है, तो आप इस आईटीसी को अपने उस नेक्स्ट मंथ में अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ करके भी आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप रिवर्सल कर सकते हैं, या सेम मंथ में भी कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ में भी कर सकते हैं। तो कॉमन कैपिटल गुड्स की आईटीसी तो हमने निकाल ली। अब उसको जीएसटी पोर्टल पे आपको किस तरीके से रिवर्स करना है उसको अब समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी पे आकर के लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न वाले डैशबोर्ड में आना है। रिटर्न डैशबोर्ड में आने के बाद आप अपना क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ जुलाई। तो अब इसमें क्या है कि मुझे जीएसटीआर 3B का तो भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं सितंबर का करूँगा तभी मिलेगा। तो एक बार सितंबर का करके हम देखते हैं। तो अभी जीएसटीआर 3B इसमें एक्टिवेटेड नहीं है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि अप्रैल मई जून का क्वार्टर ले लेते हैं। ये वाला क्वार्टर का मेरा फाइल्ड है। तो व्यू जीएसटीआर 3B में हम जाएंगे। आपको जब जीएसटीआर 3B आप फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पे फाइल जीएसटीआर 3B वाले ऑप्शन में आपको जाना है। तो यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आईटीसी अवेलेबल के सारे ऑप्शंस हैं जिस पे कि आपको आईटीसी मिली हुई है। तो आपको इन सारे पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जो आईटीसी मिलती है वो आपको ऑल अदर आईटीसी में क्रेडिट होता है। तो जो हमने कैपिटल गुड्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वो सारा जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उस कैपिटल गुड्स पे जो जीएसटी हमने पे किया है उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सब आपको इसी कॉलम में दिखेगा।
तो आपने क्या किया, अब आईटीसी आपको रिवर्स करनी है। तो आईटीसी रिवर्स करने के लिए अब आपने 43 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स हमने आपको सिखाया अभी। तो 43 में क्या होता है कि जो कैपिटल गुड्स की जो जीएसटी होती है उसकी जो आईटीसी होती है उसको रिवर्स करना होता है। जो हमने एग्जेम्प्टेड सप्लाईज की जो आईटीसी निकाली थी वो आईटीसी आप यहाँ पे डाल करके आप रिवर्स अपना कर सकते हैं। करने के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे नेट आईटीसी अवेलेबल आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आईटीसी कैपिटल गुड्स की रिवर्स करनी है। रूल 42 मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।